नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विलियन के आगे के जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्लास में जनरली क्या पढ़ चुके हैं, विलियन की डेफिनेशन वगैरह देखते हुए संतृप्त असंतृप्त, साथ में साधनता, विलेयता और मूललता ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जान लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियनों का अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग को आगे हेडिंग मिलेगी विसरण, परासरण या क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे कुछ विलयन के ऐसे गुण हैं जो उनके कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, यानी विलय या विलायक के कणों की संख्या जैसे जैसे अधिक बढ़ेगी उनके प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जनरली देख लेते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। सबसे पहले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो देख लिया जाए इसको। सबसे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इसके शब्दों में ये देखें तो क्या देख सकते हैं, अणुसंख्यक यानी अणुओं की संख्या। तो क्या कह सकते हो, विलयनों का ऐसा गुण जो उसके कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हो, है ना, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा शॉर्ट में एकदम, जो गुण विलयनों के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ये लिख सकते हो परिभाषा, कहलाते हैं। जैसे अगर बात करेंगे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, या दूसरा हिमांक में अवनमन कह सकते हैं, हिमांक में अवनमन, ढेर सारे एग्जाम्पल, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना, वाष्प दाब, ये सारी चीज़ें, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आदि। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हम लोग विलयन से रिलेटेड कुछ जो गुण आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे किसी विलयन को अगर गर्म करेंगे, जैसे जनरली हम लोग पानी लेते हैं, पानी को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसकी वाष्प बनने लगती है। तो क्या सभी द्रवों के साथ में यही कंडीशन होगी, सभी द्रवों में सेम कंडीशन यानी सेम टेम्परेचर पर ही उतने ही डिग्री सेल्सियस पे वो खोलेगा, उतने डिग्री सेल्सियस पे उसकी ज़्यादा ताप बनेगी, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, वही गुण हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। कैसे कोई विलायक शुद्ध विलायक होता है, अगर उसमें कोई विलेय हम लोग मिला देते हैं तो कैसे उसके वाष्प दाब में, कैसे उसके क्वथनांक में, सब में चीज़ों में कमी आती है, कभी वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, है ना, तो इन्हीं गुणों के बारे में हम लोग वृद्धि पढ़ते हैं। इसके बाद कैसे इनमें वृद्धि होगी, कमी होगी, सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे अगर पूछा जाए तो क्या लिख सकते हो, ये विलयनों का वह गुण, है ना, सीधा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो गुण विलयनों के कणों की संख्या, विलयनों के कणों की संख्या का मतलब है विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक, है ना। यहाँ पे आप ये कह सकते हो विलयनों कणों का मतलब क्या है, विलयन के कण का मतलब क्या है, विलयन में क्या क्या होता है, विलेय और विलायक, है ना। तो क्या कह सकते हो साफ साफ शब्दों में कि किसी जो गुण विलयनों के में उपस्थित विलेय और विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयनों के कणों की संख्या का मतलब यही है कि विलयन में क्या क्या होता है, विलेय और विलायक, यानी विलेय और विलायक के कणों की संख्या से मतलब है। ठीक है, तो जो विलयनों के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना, कुछ और भी है जैसे वाष्प दाब हो गया। ठीक है, विसरण, परासरण वगैरह, मतलब एक एक करके हम लोग सारे डेफिनेशन के बारे में अब जानते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अब इन हेडिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जनरली कुछ ज़्यादा खास कहने के लिए नहीं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, अणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा, अणुओं की संख्या घटाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा, किसी भी विलय में विलेय की मात्रा ज़्यादा कर दोगे तब वहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे उसके गुणों में, या विलायक के अणुओं की संख्या ज़्यादा कर दोगे तो क्या चेंजेस आ जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो मेन हेडिंग पर सबसे पहले पढ़ेंगे विसरण के बारे में जानेंगे, विसरण, परासरण, फिर इसी तरह आगे जानते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हेडिंग चलिए हम लोग बना लेते हैं विसरण, विसरण। ओके,
अगर हम लोग देखेंगे विसरण क्या है, विसरण डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन को देख लिया जाए। जैसे जनरली अगर हम लोग देखें कभी कभी बहुत से टाइम पे आप लोग एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हो, जैसे पानी हमने ले लिया, ठीक है, पानी। अब इस पानी में रंग का छोटा सा टुकड़ा जैसे डालते हैं तो देखते हैं वो रंग धीरे धीरे उसमें घुलना शुरू कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से यदि उसमें कोई लिक्विड रंग भी डाल के आप चेक कर सकते हो, पानी लो, लिक्विड कोई रंग या नील कोई भी चीज़ आप ले सकते हो कलर, और उसको जैसे डालोगे तो क्या होता है, रंग धीरे धीरे पूरे में फैलना शुरू कर देता है। तो यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर हम लोग बना के देख लेते हैं, फिगर आउट करते हैं इसको। जैसे पानी भरा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही रंग का एक छोटा सा टुकड़ा आप डालोगे, छोटा सा रंग का टुकड़ा डालोगे तो क्या होगा, इससे रंग की तरंगे पूरे में फैलने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पानी क्या होता है, रंगीन हो जाता है। यानी जैसे ही रंग को इस पानी के सतह के ऊपर डाला गया तो यानी पानी की इस भाग का जो सांद्रता है, यानी इस भाग में क्या है, पानी भी कुछ मात्रा में और रंग यानी विलेय भी है, तो इस भाग में एक तरीके से विलेय बहुत ज़्यादा है, विलेय की सांद्रता अधिक है बाकी भागों की तुलना में, है ना। बाकी भागों की तुलना में पानी की इस भाग की सांद्रता ज़्यादा है। तो क्या होता है, जो पानी रंग क्या है, एक तरीके से विलेय हो गया क्योंकि घुल रहा है, तो विलेय क्या होता है, धीरे धीरे पूरे में फैलने लगता है। तो विलेय की सांद्रता इधर तो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ विलेय की सांद्रता ज़्यादा है, तो इधर से इधर की तरफ इसके रंगीन तरंगे यानी कण आने लगते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, किसी विलयन में, है ना, विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ स्वतः जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसमें आप अपने से उसको घोलने नहीं लगते हो, एक बूंद रंग डाल दीजिए, एक रंग का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए और क्या देख पाओगे वहाँ पे कि धीरे धीरे वो पूरे में डिजॉल्व हो जाता है। तो विसरण की परिभाषा क्या देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देख लेते हैं। चलो, जैसे अगर बात करेंगे विसरण की परिभाषा देनी, कैसे देंगे, ओके। देख लीजिए विसरण, है ना, जैसे हमने कहा कि डेफिनेशन इसकी लिख लिया जाए। तो विसरण क्या था, सिंपल सी भाषा, जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं, है ना, कोई हमने विलायक ले लिया और हमने विलेय इसमें क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो जैसे विलेय को घोलोगे तो विलेय क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अपने आप जाने लगता है और इस तरह पूरा पूरा विलयन रंगीन हो जाता है ना। तो कहने का मतलब है यह पूरा घुल जाता है उसमें, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने के प्रक्रम को, स्वतः जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, है ना। नॉर्मल से एग्जांपल रंग से आप ले सकते हो, या घरों पे आपको अगर नील की एक जो डिब्बी आती है, आप या कोई रंग हो उसको थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रंग का टुकड़ा जैसे डालोगे देखोगे रंगीन तरंगे पूरे में जाएंगी, जैसे पानी में डाला आपने पूरे में एकदम फैलने लगता है और धीरे धीरे पूरा पानी रंगीन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी प्रक्रम होंगे वो सब क्या होंगे, विसरण होंगे, ठीक है, डिफ्यूजन। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं, विसरण होने के बाद हम लोग देख लेंगे परासरण को। परासरण जानेंगे, यानी जानेंगे कैसे किशमिश को अगर पानी में डालते हैं तो वो फूल आती है, या अंगूर को शहद में डालते हैं तो अंगूर, है ना, श्रिंक हो जाता है यानी पिचक जाता है। तो ये क्या रीज़न है, वहाँ पे कैसे विलेय और विलाय के कणों का आवागमन वहाँ पे होता है, या किस तरीके से वहाँ पे फिनोमिना होता है, प्रक्रिया होती है कि वो सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए विसरण को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक।